हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं नंबर क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इस पूरी वीडियो के अंदर हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले 2 साल के अंदर जो सीईटी का एग्ज़ाम था उसके अंदर आए थे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं और आपको जो तैयारी है किस तरह की क्वेश्चन की ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और जो हमारा मेन चैनल है उसी की तरह इस चैनल पर भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है कि कहता है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट दिस एंड दिस। जब भी आपको लास्ट 2 डिजिट निकालनी होती है तो आपको पता है कि इसमें आपको मॉड 100 फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इसका मोड 100 फाइंड करेंगे, इसका मोड 100 फाइंड करेंगे, दोनों का मोड 100 अलग अलग फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो एमसीक्यूज़ हैं तो ज़्यादा उसका आपको सब्जेक्टिव में ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो मोड 100 आप इसका निकालोगे, इसका मोड 100 निकालने का मतलब है इसको 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा इसका 37। ठीक है, और दूसरे तरह से रिमाइंडर बचेगा आपका 59। अब इसका जो आपके ये रिमाइंडर बचा है इन दोनों को इकट्ठा करके अब इसका मोड 100 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 9 7 63, यानी जो लास्ट वाली डिजिट है वो 3 आनी चाहिए। ठीक है, अब चालाकी इन्होंने क्या कर रखी है कि हर एक ऑप्शन में लास्ट में आपको 3 दे रखा है। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा होता जिसके लास्ट में 3 आता तो हमारा वही आंसर बन जाता, हमें कुछ और करना नहीं पड़ता। लेकिन अब आपको यहाँ पर 2 डिजिट फाइंड करनी पड़ेगी। अब 2 डिजिट फाइंड करने के लिए 2 डिजिट क्या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो मेरी स्पीड मैथ्स की वीडियो है अगर वो आपने देखी होंगी तो उसमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स मैंने बता रखी है, कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, बचेगा आपके पास 6। उसके बाद 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, और 6 ये वाला ले लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 7 5 12 और 6 18, 2 3 5 5 और 1 6, 68 बनेगा। 68 का 8 यहाँ पर लिखेंगे। अब बाकी का मैं कहूँगा कि आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाए, बाकी यहाँ पर कुछ भी नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके लास्ट की जो 2 डिजिट है आपको यही मिलेंगी 83। तो हमें पूरा करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, हमें आंसर सही निकालना ज़रूरी है। तो 83 आपका आंसर इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि 486 प्लस में 729, इसका निकालना आपको मोड 12। तो दोनों को प्लस कर लो या दोनों को अलग अलग मोड निकालो। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखो 12 4 जा 48, 48 तो पूरा गया, 6 रिमाइंडर बचा, 12 6 जा 72, 9 रिमाइंडर बचा, 9 + 6 15 आ गया, और 15 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आया। द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर ये आपको साइन दे रखा है और ये यहाँ पर इसने बता रखा है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है। ठीक है, तो ये साइन आपको दे रखा है, या फिर ये सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगाकर दे सकता था क्वेश्चन को, ऐसे 13 × में यहाँ पर 15 और मोड 13। ठीक है, ऐसे भी दे सकता था कि फाइंड दिस। तो आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है ये, तो उसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और उसका मोड 15 निकालोगे। तो अगर हम 13 का मोड निकालते हैं तो 13 का तो मोड 13 ही रहेगा। 18 का अगर मोड 15 निकालेंगे तो 18 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3 आपके पास। तो 13 3 जा 39 आ गया। अब 39 का आपको मोड 15 निकालना है, तो 39 को अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर बचेगा इसका 9। तो हमारे पास आंसर बनेगा 9। द नंबर 6 raised to power 12 when divided by 13 गिवन रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा? अब 6 की पावर हम कितनी ले, 6 की पावर हम कितनी ले कि हमारे पास रिमाइंडर मिनिमम से मिनिमम रहे। तो 6 की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 6 की पावर 2 होता है 36। अब 36 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 36 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो एक तो हमारे पास ये होगा, रिमाइंडर 10 आएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि रिमाइंडर को हम नेगेटिव में लेके चले जाएं, तो यहाँ से रिमाइंडर -3 आएगा। तो इन दोनों में से देखेंगे तो ये छोटा है, तो हमें ये फिर ये लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारा आंसर जल्दी निकलेगा। तो 6 की पावर 2 को डिवाइड करने पर -3 रिमाइंडर आ रहा है। अब यहाँ पर चाहिए आपको देखो 12, तो 3 की पावर 2 6 की पावर 2 को अगर मैं सीधा 6 टाइम्स कर दूं और -3 की पावर को मैं 6 टाइम्स कर दूं
तो यह तो 6 की पावर 12 बन गया। अब 3 की पावर 6 कितना होता है, एक तो देखो यह पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 की पावर 6 अगर आप निकालते हो तो 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 27 होता है, 27 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 729। अब 729 को आपको डिवाइड कर लेना 13 से, तो 13 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 13 पंजे 65, 12 में से 5 गए 7, 79 हो गया, 13 अच्छी 78, यानी 1 बचेगा रिमाइंडर आपके पास। तो ऑप्शन आएगा इसमें ए। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखना चाहो डिवाइड करके देख लेना, जिसको वर्बली आता है तो ठीक है। ठीक है, 13 पंजे 65, फिर 13 अच्छी 78, तो इस तरह से रिमाइंडर आ जाएगा 1। ये आपको 24 आवर क्लॉक के हिसाब से बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आर को आर से ऐड करते हैं, मिनट को मिनट से ऐड करते हैं। तो आर को आर से ऐड करोगे 19 + 6 25 आ गया, मिनट को मिनट से ऐड करेंगे तो 80 आ गया। अब 25 80 ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसी पर टिक मत कर देना, क्योंकि एक दिन के अंदर मैक्सिमम 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, और मिनट में भी आपके पास मैक्सिमम 60 होने चाहिए। 60 मिनट होते ही वो नेक्स्ट आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 80 है, इस 80 को हम 60 + 2 20 लिख सकते हैं। अभी जो 60 आवर बनाए ये मिलाकर बन गया 1 आवर। तो इस 1 आवर को आप शिफ्ट कर दो इधर, तो ये बन गया 26 आवर एंड 20 मिनट। अब मिनट का तो हिसाब ठीक हो गया, लेकिन डेज का हिसाब अभी ठीक नहीं हुआ। अब एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे पूरे करने के बाद कितने घंटे बचेंगे आपके पास, 2 घंटे और बचेंगे। तो ये जो टाइम होगा ये 220 का टाइम होगा। तो आंसर हमारा 220 होना चाहिए। ये अगर आपने कर दिया होगा तो फिर ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी देखो यहाँ पर था, कंफ्यूज करने के लिए सब चीज़ें दे रखा है, ये भी दे रखा है वो भी दे रखा है, लेकिन सही आंसर आपका ये है। 5 liters of water is added to a certain quantity of pure milk costing ₹60 per liter। ये कह रहा है कि 60 रुपीज़ पर लीटर का एक हमारे पास मिल्क है, उसके अंदर हमने 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। बाय सेलिंग द मिक्सर एट द सेम प्राइस। अब हम उस मिक्सर को, क्योंकि हमने पानी डाल दिया, पानी डालने पर क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ने पर हमने क्या करा, उसी रेट पर ही बेच दिया जिस रेट पर हमने खरीदा था। ठीक है, पब्लिक को क्या बता रहे हैं, भाई जितने में खरीद के लाया हूँ उतने में बेच रहा हूँ आपको, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये नहीं पता कि उसके अंदर पानी मिला दिया है। तो पानी मिलाने पर क्वांटिटी बढ़ गई और प्रॉफिट हो गया उसको टोटल मिलाकर 20% का। तो आपको बताना है बाय सेलिंग द मिक्सर एट द सेम प्राइस ए प्रॉफिट ऑफ 20% वॉज मेड देन द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सर। तो उस मिक्सर के अंदर जो मिल्क था वो कितना था। तो अब यहाँ पर देखो कि आप क्या कर रहे हो, मिक्सर को सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 60 रुपीज़ है, जितने में आपने खरीदा था उतने में आप बेच रहे हो, तो उस पर आपको गेन हो रहा है 20% का। यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है, अगर मैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज बात करूं तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बना, 120% बना ना, 100%। सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है कॉस्ट प्राइस, और आप 20% का फायदा कमा रहे हो, तो 120% हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो जो आपका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सर, इसको अगर हम 120% पर बेच रहे हैं तो ये आपका सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसे बनेगा, आप डायरेक्टली मतलब बिना फार्मूले के डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है 120%, ये हो गया, इक्वल्स टू में एसपी कितना है 60, 60 दूनी 120, 50, ये इधर चला जाएगा। तो जो मिक्सर का प्राइस है ना वो आपको पड़ रहा है 50 रुपये। जो आप वाटर और उसको मिला रहे हो ये आपको 50 रुपये पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने मिल्क था आपके पास, मिल्क कितना था ये आपको निकालना है। मिल्क को हमने मान लिया चलो के, पानी हमने मिलाया 5 लीटर, ठीक है, पानी हमने मिलाया 5 लीटर, और मिल्क का जो प्राइस था वो 60 रुपीज़ पर लीटर था। तो यहाँ पर आप मिल्क लिखो, क्वांटिटी नीचे लिखेंगे, यहाँ पर मिल्क की प्राइस आ गई, यहाँ पर वाटर की प्राइस आ गई, और यहाँ पर मिक्सर की प्राइस आ गई। ठीक है, तीनों का सीपी हो गया। आपने मिल्क कितने में ख़रीदा था और वाटर जो है आपने 0 में ख़रीदा है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर जो मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो आपने मिल्क ख़रीदा था वो था 60 रुपीज़ का। आपने जो इसके अंदर वाटर ऐड किया है, अब वाटर की तो आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ा ना, तो वाटर का प्राइस तो हो गया 0। और जो मिक्सर आपने बनाया, मिक्सर का प्राइस आपको पड़ रहा है 50 रुपीज़। ये हमने यहाँ पर निकाला ही है कि मिक्सर का प्राइस आपको 50 रुपीज़ पड़ रहा है। अब मिल्क आपने कितना लिया था ये फाइंड करना है, वाटर हमने 5 लीटर मिलाया है। तो यहाँ से आप एलिगेशन मिक्सर का कंसेप्ट लगाओगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 50 आ गया,
इसमें से इसको माइनस कर दोगे 10 आ गया, इससे ये कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी 25 लीटर इसमें था मिल्क। तो ऑप्शन बनेगा आपके पास 25। A shopkeeper purchased 40 kg of rice at the rate of rupees 35 per kg and 50 kg rice at the rate of rupees 40 per kg। एक राइस हमने 35 रुपीज़ के हिसाब से बेच रहे हैं, एक राइस 40 के हिसाब से बेच रहे हैं। इफ़ यू सेल द मिक्सर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, द कॉरस्पॉन्डिंग सेलिंग प्राइस ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो पहले हम सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा मिक्सर का। तो हमने जो पहले वाला राइस था उसको बेच रहे हैं 35 पर, दूसरे वाला हम बेच रहे हैं 40 रुपीज़ पर। मिक्सर का जो सेलिंग प्राइस है ये आपको निकालना है, ठीक है। और ये वाला जो राइस था आपके पास ये था 40 kg, और ये वाला जो राइस था ये था आपके पास 50 kg। इनको हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ से जो इसका मीन प्राइस है, मतलब जो मिक्सर हम बेच रहे हैं उसका सीपी निकाल लेते हैं। तो 40/50 इज इक्वल्स टू x माइनस 40, इधर से आ जाएगा 35 माइनस एक्स, ये कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14, माइनस 4x, 5x, 5 4 जा 20। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 4 2 और 1 3, ये आ गया 9x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 340/9। तो ये आपके पास सीपी आ गया किसका, मिक्सर का। अब ये कह रहा है कि प्रॉफिट आपको चाहिए 20%, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो बन गया 120%। तो आप सीधा इसका 120% निकाल दो, ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 120%, तो दोनों जीरो ये कैंसिल, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13, 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर है। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 3 9, 45.33। 45.33 ये हमारा आंसर बना। By adding 11 liter of water to the mixture of water and milk, the ratio of water and milk changes from 3:4 to 8:7। ये कह रहा है कि हम वाटर को 11 लीटर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रेशो पहले 3 और 4 थी वो अब 8 और 7 बन गई। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सर। तो ओरिजिनल मिक्सर में हमारे पास जो मिल्क था वो कितना था। तो पहले जो रेशो थी वो 3 और 4 थी, तो हमने मान लिया कि मिल्क आपके पास था, पहले वाटर दिया हुआ है तो यानी वाटर आपके पास हो गया 3x और मिल्क आपके पास हो गया 4x। अब इन दोनों के अंदर हमने ये जो हमारे पास मिक्सर था इसकी जो रेशो, इसमें हमने क्या करा, 11 लीटर वाटर मिलाया। 11 लीटर वाटर मिलाया तो वाटर हम यहाँ पर मिलाएंगे, मिल्क में हमने कुछ नहीं करा। अब जो रेशो है ये रेशो चेंज होके होगी 8 और 7। अब इसको सॉल्व कर दो, 7 3 21, 8 चौक 32, इसको उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू 7 आएगी तो उसको आपको मिल्क की पूछी ना क्वांटिटी, तो मिल्क आपके पास ये था, यानी 4 × में 7 28 लीटर, ये हमारा आंसर आएगा। The 500 ग्राम ऑफ जैगरी सिरप हैज़ 40% जैगरी इन इट। आपके पास 500 ग्राम जैगरी सिरप है जिसके अंदर 40% जैगरी है। टू मेक इट 50% सिरप, हाउ मच जैगरी नीड टू बी एडेड इन द मिक्सर। अब उस मिक्सर के अंदर हमें जैगरी की जो क्वांटिटी है 50% करनी है, ठीक है। अभी जो जैगरी कितनी है वो है 40%, हमें इसको 50% में कन्वर्ट करना है। तो कितनी जैगरी मिलानी चाहिए, तो जैगरी हम कितनी भी मिलाएं, चाहे क्वांटिटी में आप कितना भी लो, जब परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं तो उसमें 100% जैगरी रहेगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि जैगरी का क्वेश्चन आ गया या फिर हनी का क्वेश्चन आ गया, तो उसमें वो चीज़ 100% ही रहती है। आप 1 चम्मच मिलाओ, 2 चम्मच मिलाओ, आप 1 ग्राम मिलाओ, 2 ग्राम मिलाओ, जो क्वांटिटी परसेंटेज में जब होगी तो 100% होगी। अब जो मिक्सर में जैगरी बन रही है वो 50% बन रही है। आपके पास जो 500 ग्राम सिरप था पहले, जब 40% जैगरी थी, तो आपने कितनी जैगरी मिलाई है ये आपको बताना है। तो 500/x, इसमें से इसको माइनस करा 50, इसमें से इसको माइनस करा 10, तो यहाँ से ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, तो x आ जाएगा आपके पास 100। तो 100 ग्राम हमने इसमें जैगरी मिला दी।
इन विच रेशो 25% एल्कोहल बी मिक्स विथ 50% एल्कोहल टू गेट ए 40% एल्कोहल। तो 25% एल्कोहल है, इसके अंदर आपने 50% एल्कोहल मिलाया जिससे ये 40% बन गया, तो रेशो कितनी आएगी? तो 50 माइनस 40 10 हो गया, 40 माइनस 25 15 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और 3 की रेशो में। ठीक है, आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, जो बड़े वाली क्वांटिटी है, मतलब आप सभी ऐसे लिखने की बजाय सीधा बड़े वाली क्वांटिटी में से ये वाली माइनस करो 10 हो गया, और इसमें से इसको माइनस करो 15 हो गया, तो ये आपके पास रेशो बनेगी। ठीक है, और थोड़ा सा अपना टाइम आपको सेव करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं। 2 pipe fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. Then time taken by these pipes together to fill the half tank. ये कह रहा है कि 2 टैप हैं, वो 20 मिनट में और 30 मिनट के अंदर एक टैंक को फिल करते हैं। अब उन दोनों को जब इकट्ठे चला देते हैं तो आधा टैंक कितनी देर में भरेगा? तो हम पहले पूरे टैंक का टाइम निकालते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट तरीका आपको मैंने क्या बताया था बेसिक में कि एक्स वाई कर दो और नीचे एक्स प्लस वाई कर दो, मतलब 20 और 30 मल्टीप्लाई करो, नीचे 20 और 30 प्लस कर दो, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा 50। तो ये पूरा टैंक भरने का टाइम आएगा कि पूरा टैंक आपका 12 मिनट में भर जाएगा, लेकिन टैंक हमें आधा भरना है, इसने बोला है कि हाफ टैंक भरना है, तो 12 की जगह आंसर आ जाएगा 6 मिनट। 3 पाइप है ए बी सी, कैन फिल एन एम्प्टी टैंक टुगेदर इन 8 आवर्स, तीनों मिलकर 8 घंटे का टाइम लेते हैं। तो आफ्टर वर्किंग एट टुगेदर फॉर 2 आवर्स बी इज क्लोज एंड ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स, तो पाइप बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन। अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर अगर काम करते तो 8 घंटे में भरते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, आफ्टर वर्किंग एट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, तो 2 घंटे तक उन्होंने काम करा, तो 1 घंटे में उन्होंने कितना काम करा होगा? 1 घंटे में उन्होंने काम करा होगा 1/8। अब वो 2 घंटे तक चले, तो 2 घंटे तक चले तो 2 घंटे में काम कितना कर दिया उन्होंने? इसका आधा कर दिया, यानी 1/4। तो टैंक आपका कितना बच गया अभी जो फिल करना है हमें? रिमेनिंग टैंक कितना रह गया? 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 टैंक अभी हमें और भरना है। अब हमने क्या करा, बी को कर दिया क्लोज। ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 9 आवर्स, ए और सी 9 आवर के अंदर इसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, 3/4 टैंक फिल बाय ए एंड सी इन 9 आवर्स। तो अगर हमें एक टैंक पूरा भरना हो, एक टैंक अगर पूरा भरना हो तो कितना टाइम लगेगा ए और सी को? तो 9 × 4/3, 12 घंटे का टाइम लगेगा। यानी ए और सी अगर अकेले चलते तो 1 घंटे में वो कितना भरते? 1 आवर के अंदर कितना टैंक भर देते वो? 1/12। कौन? ए और सी। अब आपसे बी का काम पूछा है खाली। स्टार्टिंग में इसने दिया था कि तीनों टैंक जब चलते तो 1 घंटे में इतना भरेंगे, ए और सी 1 घंटे में इतना भरते, तो यानी इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो बी का 1 आवर का काम आ जाएगा, बीज 1 आवर वर्क। 1/8 में से 1/12 माइनस करोगे, एलसीएम 24 आएगा, यहाँ 3 यहाँ 2, यानी 1/24। तो बी का जो टाइम आएगा वो 24 आवर्स आ जाएगा। आंसर बनेगा आपका इसमें डी। 1 पाइप कैन फिल योर टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। एक पाइप दूसरे टाइम से 3 टाइम्स फास्ट है। तो मान लेते हैं हम कि जो फास्ट वाला पाइप है ये x मिनट का टाइम ले रहा है, ठीक है, तो स्लो वाला पाइप जो होगा ये 3x का टाइम लेगा, क्योंकि स्लो का मतलब है कि वो टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, टाइम्स में ये मत करना कि स्लो ले रहा है तो x/3 कर देना उसे, यहाँ पर वर्क टाइम वाले क्वेश्चन करते हैं। तो जो आपका फास्ट होता है वो टाइम ज़्यादा वो कम लेगा, और जो स्लो होता है वो टाइम ज़्यादा लेगा। अब कहता है कि इफ़ टुगेदर दीज पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, अगर ये दोनों इकट्ठे चलते तो 36 मिनट के अंदर ये टाइम को अपने टैंक को पूरा फिल कर देते। देन टाइम टेकन बाय फास्टर बाय अलोन टू फिल द टैंक। ठीक है, ये 14 क्या दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी 2 टैंक दोनों फिल कर रहे हैं, तो सीधा हम फार्मूला लगा दें टाइम का कि ऊपर x आ जाएगा, इनटू में 3x हो गया, नीचे दोनों का टोटल कर देंगे x + 3x। अब यहाँ से सीधा टाइम निकलता है, तो टाइम कितना दे रखा है आपको? 36।
तो ऊपर आ गया आपके पास 3x², नीचे आ गया आपके पास 4x, एक x ये कट गया, इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 48। तो जो फास्ट वाला टैंक है वो 48 मिनट का टाइम लेगा। सपोज ए बोट कैन रो एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज y किलोमीटर पर आवर। जो हम नॉर्मली यूज करते हैं x और y, वही यहाँ इसने दे रखे हैं। द बोट गोज d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन t1 आवर्स एंड कवर द सेम डिस्टेंस d किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स। अगर वो d किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो t1 का टाइम लगता है, और अगर अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है तो t2 टाइम लगता है। देन द एवरेज स्पीड ऑफ बोट इन राउंड ट्रिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ। इंडिपेंडेंट ऑफ का मतलब है कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका एवरेज स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब एवरेज स्पीड का जो फार्मूला रहता है वो ये होता है x² माइनस y² अपॉन में x। तो x यानी बोट की स्पीड, y मतलब पानी की स्पीड, यानी ये दोनों तो आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। इसके हिसाब से आपका आंसर वेरी कर सकता है। तो यानी बोट की स्पीड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसके ऊपर भी नहीं होगा क्योंकि इसकी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पर कहीं पर भी यूज नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। डिस्टेंस कितना भी होगा कुछ हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। द बोट गोज अपस्ट्रीम एट b/2 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट a/2 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, मतलब u की वैल्यू आपको दे रखी है b/2 और v की वैल्यू, सॉरी अपस्ट्रीम v हो गया और ये u की वैल्यू हो गई a/2। द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट मतलब x का फार्मूला रहता है u प्लस v अपॉन में 2। तो u आपके पास है a/2, ये b/2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा a प्लस b बाई 2 और ये वाला 2 भी यहाँ पर आ जाएगा, तो a प्लस b अपॉन में 4, ये आंसर बनेगा और हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें डी। A boat takes 3 times as long to go upstream to a point as to return downstream to the starting point। यानी ये बोट जो है वो 3 टाइम्स अपस्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लेती है। यानी जो डाउनस्ट्रीम का टाइम है जिसको हम t1 लेते हैं उसको मान लेते हैं k और t2 को मान लेते हैं 3 टाइम्स है मतलब 3k। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y, ये हो गया हमारे पास 10, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये आपको बताना है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है x अपॉन वाई t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। x निकालना है, y दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करोगे 4k आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 2k आ जाएगा, ये 2 पे कैंसिल, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा 20। ये बन गया इसका आंसर। ए मैन रोज ए बोट डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स मतलब t1 हो गया, एंड रिटर्न बैक इन 6 आवर्स, ये हो गया t2। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, x हो गया 6, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y आपको फाइंड करना है। तो फिर से जो फार्मूला अभी लगाया था वही लगाओ, 6 अपॉन वाई, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y की वैल्यू आ गई 2, ऑप्शन बन गया सी। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट यानी x हो गया, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये y हो गया। एवरेज स्पीड बतानी है आपको, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड इसका फार्मूला रहता है x² माइनस y² डिवाइडेड बाय x। तो x का स्क्वायर करोगे 400, 10 का स्क्वायर करोगे 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ऊपर आ जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 20, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका 15, ऑप्शन आ गया इसमें बी। In a game of 100 point, A can give 20 point to B and B can give 10 point to C, then number of point A give to C। इस तरह से A, B, C 3 लोगों के बीच में आपको कंपेयर करना हो तो इसमें रेशो वाला तरीका यूज़ करो। 100 पॉइंट का गेम है, A अगर B को 20 पॉइंट देता है तो इसका मतलब हो गया कि A के पास जब पूरे 100 पॉइंट है तो B के पास इससे 20 कम है। और उसके बाद B कैन गिव 10 टू C, B जो है वो C को 10 पॉइंट देता है, मतलब B के पास जब 100 हो गए तो C के पास होंगे 90, 10 पॉइंट देता है। तो अब ये कह रहा है कि A C को कितने पॉइंट दे सकता है।
तो ए सी के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी इंटू में बी अपॉन सी। तो ए अपॉन बी की वैल्यू ये है आपके पास और बी अपॉन सी की वैल्यू ये है। तो इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ये बचेगा 100 अपॉन में 72, यानी ए के पास 100 है तो बी के पास 72 है, और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28 पॉइंट्स, यानी ए सी को 28 पॉइंट्स दे सकता है। इन ए किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 100 मीटर एंड बी बीट्स सी बाय 150 मीटर। तो इसी तरह का क्वेश्चन ये है, ठीक है। इन ए 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, तो यानी ए और बी में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ए के पास अगर 1000 किलोमीटर हो गया कवर, तो बी ने तब तक 900 मीटर कवर किया है क्योंकि 100 मीटर से वो बीट कर रहा है। एंड बी बीट सी बाय 150 मीटर, तो ये अगर 1000 है तो ये हो जाएगा आपके पास 850। देन इन द सेम रेस ए बीट सी, तो उसी रेस में ए सी को कितने मीटर से बीट करेगा, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। आपको ए अपॉन बी यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर बी अपॉन में सी लिख लेंगे। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा आपके पास 100 और 1000। इसको और मत काटना, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 4 76, क्योंकि हमें सेम रेस लानी है, तो यानी ए का जो डिस्टेंस है वो आपको 1000 करना ही है। तो इसको काटोगे, काटने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके वापस यही बनाना पड़ेगा, तो बेटर है कि काटो ही मत। इसमें से इसको माइनस करोगे, 10 में से 5, 9 में से 6 3, 9 में से 7 2, तो 235 मीटर का फर्क आएगा, यानी ए सी को इतने मीटर से बीट कर रहा है। ए मैन रो ए बोट डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है वो 3 आवर्स है, अप स्ट्रीम का टाइम है 6 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब y हो गया। देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x आपको निकालना है, तो x अपॉन y, ऊपर दोनों का सम आता है, नीचे दोनों का डिफरेंस आता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, x आ जाएगा 6। तो आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन है, बस आपको टाइम का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कहीं और से नहीं लिए, पीवाइज क्यूज है ये, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं। क्वेश्चन जैसे हैं वैसे के वैसे हैं, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आपको टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम आपका कम से कम लगे। अब यहाँ पर कहता है कि x एंड y आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या होगी। अब यहाँ पर जो लीस्ट वैल्यू अगर आप निकालोगे तो जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर आप यूज़ करो। अर्थमेटिक मीन हमारे पास, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। ठीक है, अगर दो चीज़ों का हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो ये होता है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये होता है। अब आपको देखो वैल्यू ये चाहिए और ये चाहिए, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, और ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 आ गई, तो इस तरह से इसका आंसर निकालो। द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले आपको 1 को इधर लाना पड़ेगा, इधर आपको हमेशा 0 करना है पहले। ठीक है, तो इसको इधर लाओगे, इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, तो ऊपर ये कट गया, ये आ गया -1। अब ये जो इनइक्वालिटी आ रही है इसमें ऊपर देखो -1 है, तो वहां पर तो आप कुछ भी चेंज कर नहीं सकते, वो तो -1 ही रहेगा। हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो x+2 है इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड करेगी कि ये पॉजिटिव आएगा आंसर या नेगेटिव आएगा। अगर x+2 हमारा पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू हो गई तो वो तो 0 से छोटा हो जाएगा, तो यानी x+2 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो x+2 की जो वैल्यू है लेस देन 0 होनी चाहिए। आप इक्वल्स टू भी नहीं ले सकते इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, सिर्फ इसमें लेस देन का साइन लोगे, तो इसके हिसाब से x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -2 से छोटी मतलब ये वाला हमारा आंसर बनेगा, -∞ से -2। यहाँ पर आप दोनों पहले इसको सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 4 और 6 का 12, 4 3 12, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 6 दूनी 12, 2 से इसको करेंगे तो बीच में माइनस लगा हुआ है, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी और 2 एकम 2।
यहाँ से आ गया आपके पास 6 माइनस 8 माइनस 2 और -3 -2 -5। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। अब आप इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लाओ, तो -2 -120 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5x। तो ये आ जाएगा -122 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5x। अगर मैं x को पहले लिख लेता हूँ ऐसे, तो साइन को ऐसे चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो x की वैल्यू बनेगी लेस दैन इक्वल्स टू -122 डिवाइडेड बाय 5। तो -122 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये हमारा ऑप्शन बनेगा। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, x और y की रेशो फाइंड करनी है। अब इसको देखो, सॉल्व अगर करने बैठेंगे तो ये काफ़ी लेंदी बात बनेगी। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर मैं इसको आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ पर x प्लस वाई है। तो अब यहाँ पर इसको मैं अगर एक टर्म मान लूँ के, तो ये बनेगा 1/k। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल्स टू में आ गया 10/3। अब इसको अब एलसीएम लो, तो ये k आ जाएगा, इधर से आ जाएगा k² प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3k² प्लस में 3 इक्वल्स टू में 10k। इसको आप इधर लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले फैक्टर बनाओ इसके, तो -5 3 3 जा 9 है, तो 9 और 1 बनेगा। यहाँ से 3k कॉमन, तो k -3, इधर से -1 कॉमन, k -3। तो एक फैक्टर k -3, दूसरा फैक्टर k प्लस 3k -1। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे 3 और यहाँ से निकालोगे 1/3। तो k की वैल्यू 3 आ गई और k की वैल्यू 1/3 आ गई। तो अगर मैं यहाँ से देखो x की जो वैल्यू निकालनी है आपको, ये हमने क्या लिया था, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये 3 के बराबर भी हो सकता है। और इसकी वैल्यू 1/3 भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर लेके जाओगे आप, इसको इधर लाओगे -2x -4y, यानी x की वैल्यू बनेगी 2y। ठीक है, यानी x अपॉन y की जो रेशो है ये 2:1 आ जाएगी। और ऐसे यहाँ से निकालोगे तो ये -2:1 आएगी, यानी जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा +-2। ठीक है, अगर हम रेगुलर वे से जाएंगे तो आपको इतना लंबा करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दिमाग आप ये लगाओ, तो यहाँ पर हमने जैसे ये वाली टर्म ली थी, ये k हो गई और ये 1/k हो गई। अब आप सोचो कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं जिनको हम उस नंबर को लें और उसका रेसिप्रोकल लें, तो उनका सम करने पर वो 10/3 आ जाए। अब ये तो नेचुरल है कि भाई नीचे 3 है तो वहाँ पर भी 3, तो एक में यहाँ नीचे तो 3 होगा ही होगा। मतलब यहाँ पर अगर 1/3 हुआ तो इधर होगा 3, तो ये बनेगा आपके पास 10/3। तो सीधा सीधा आपको पता चल गया कि k की वैल्यू 3 है और 1/k की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, यही मतलब हो गया जो हमने यहाँ से ये सारी कहानी करके ये निकाला था कि भाई ये k था हमारा, k की वैल्यू 3 है और उसकी वैल्यू 1/3 है। तो ये सारी कहानी हमारी बच गई, हमने सीधा सीधा ये पता लगा लिया कि एक 3 है और ये 1/3 है। अब उसके बाद आपको इनकी निकालनी है रेशो। तो हमारे पास जो x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, इसकी वैल्यू 3 आ गई। इसके बाद का काम तो आपको x और y की रेशो निकाल देनी है, तो वो आप इजीली अब कर ही सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया था। इसकी रेशो 2 बनाएगी, तो आपको 2 अगर आ गई तो आपके पास आंसर में एक ही जगह ऐसा है कि 2 है, तो यही आपका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ से आप वैल्यू निकालोगे तो वो -2 रेशो अपने आप बन जाएगी, तो आंसर आपका बनेगा +-2। तो ये सारी जो कहानी है, ये कहानी आप अपनी बचा सकते हो, काफ़ी टाइम अपना आप सेव कर सकते हो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, हमें इवन इंटीजर लेने
पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, आर पॉसिबल इफ़ इट इज़ गिवन दैट ईच नंबर इज़ ग्रेटर देन 7, हर एक नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए और उनका सम 25 से कम होना चाहिए। अब इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो, नंबर लिखते चलो। वो कह रहा है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और जो दोनों नंबर है 7 से बड़े होने चाहिए। तो पहला नंबर हमने लिया 8, तो उसके साथ पेयर बनेगा 10 का, 8 और 10 18, तो 25 से कम है। ठीक है, दूसरा पेयर हमारा 10 और 12 का ही बन सकता है, और तीसरा पेयर हमारा 12 और 14 का बन सकता है क्या? अगर आप 12 14 को देखोगे तो दोनों 7 से तो बड़े हैं, लेकिन इनका जब आप सम कर रहे हो तो सम इसका 26 आ रहा है, तो वो 25 से बड़ा आ रहा है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ये दो पेयर हमारे पॉसिबल है, आंसर आ जाएगा इसमें 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि पी क्यू आर पार्टनर इन ए बिजनेस, पी रिसीव 3/5 ऑफ टोटल प्रॉफिट। पी को क्या मिलता है? जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 3/5 पार्ट मिल जाता है, और क्यू को बाकी का जो प्रॉफिट होता है उसमें से वो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास रेशो के हिसाब से करते हैं तो 1 हुआ, तो 1 में से 3/5 तो मिल गया ए को, बाकी का जो बचा 2/5, उस 2/5 में से दोनों को बराबर बराबर मिलता है, मतलब आधा तो इसे मिल गया, आधे का मतलब हो गया 2 से नीचे डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/5 हो गया। तो 1/5 आपको मिल गया किसको? ये पी, ए नहीं है, पी है। ये आपके पास क्यू हो गया और ये आपके पास आर हो गया, इसको भी 1/5 मिल गया। तो ये तीनों का शेयर आ गया। अब कहता है कि पीस प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय ₹1800। अगर पी के प्रॉफिट में हम 1800 रुपये बढ़ा दें, 1800 रुपीज़ बढ़ा दें, व्हेन द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 10% टू 13%। अगर प्रॉफिट हमारा 3% बढ़ रहा है, 10% से, पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 3% का प्रॉफिट हो रहा है, देन आर शेयर इन द टोटल प्रॉफिट। तो आर का जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो कितना होगा? तो अब पहले आप ये देखो कि जो प्रॉफिट था आपका ये 13% बढ़ गया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जितना हो रहा था उसका 10 से 13% हो गया, मतलब 3% प्रॉफिट बढ़ा। तो 3% जो प्रॉफिट बढ़ा हमारा, 3% ऑफ टोटल प्रॉफिट, उसको हमने एक्स मान लिया। ये किसके बराबर बनेगा? 1800 के। ठीक है, उसने यही बोला ना कि पी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है कितना? 1800 रुपीज़ इंक्रीज हो जाता है अगर प्रॉफिट परसेंटेज 10 से 13 हो जाए। तो 3% प्रॉफिट बढ़ा तो सबका 3% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 3% जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट का 1800 रुपये बन रहा है। तो यानी यहाँ से एक्स 3% ये आपके पास हो गया, इधर आ गया 1800, तो एक्स की वैल्यू आप निकालोगे 3 6 18, तो 60,000 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ। अब टोटल प्रॉफिट के हिसाब से जो आर का जो शेयर है, शेयर तो रेशो में तो उतना ही रहेगा 1/5, तो इसका 60,000 का 1/5 निकाल दो, तो आ जाएगा 12 पंजे 60, 12,000 रुपये प्रॉफिट होगा किसका? आर का। संजय एंड संजीव स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशो 5:3। संजय और संजीव ने 5 और 3 की रेशो में पैसा लगाया। ठीक है, यानी इसने 5 लाख लगाया तो इसने 3 लाख लगाया। आफ्टर 3 months मनीष ज्वाइंट देन बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय संजीव। अब संजीव ने जितना पैसा लगाया था उतने इन्वेस्टमेंट के साथ मनीष ने 3 महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया। एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस हैज़ ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ दिस, द प्रॉफिट इन रुपीज़ ऑफ मनीष। तो हमारे पास कौन कौन थे? पहले थे संजय और संजीव। संजय ने 5 रुपये लगाए, तो संजीव ने कहा कि मैं 3 रुपये लगा रहा हूँ। ठीक है, इसने 12 महीने के लिए लगाए, इसने भी 12 महीने के लिए लगाए, क्योंकि उन्होंने तो स्टार्टिंग में लगा दिए थे। अब उसके बाद मनीष आया 3 महीने के बाद, तो उसने उतना ही पैसा लगाया जितना लगाया था संजीव ने, यानी 3 रुपये, लेकिन उसने लगाया 9 months के लिए, क्योंकि वो 3 महीने के बाद आया। तो इनकी रेशो अगर आप निकालोगे, देखो यहाँ से 3 कॉमन निकाल दो, 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 4, इधर 12 ही रहेगा खाली, उधर 9 रह गया, और तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो ये आ गया 20, ये 12 और ये आ गया 9। अब ये कह रहा है कि जब प्रॉफिट इन रुपीज़ ऑफ मनीष, मनीष का प्रॉफिट कितना होगा? तो मनीष का प्रॉफिट होगा 9 आउट ऑफ, इनका टोटल कर लो, 12 और 9 21 और 20 41, और टोटल प्रॉफिट कितना था? 82,000। तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट उसका बनेगा। ये आ गया आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये स्टेटमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है।
ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है वो ट्रू है। अब ऐसे में आपको जब 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं तो आपको सॉल्व सारे करने पड़ सकते हैं, तो इसमें आप चूज़ वहाँ से करो जहाँ से आपको सबसे आसान पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल जो डी वाला ऑप्शन है ये सबसे आसान दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो x है वो y से छोटा है, z नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो लेस का साइन है, यहाँ पर चेंज होकर ग्रेटर देन बन गया, मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ना डी, ये तो ट्रू है। तो डी इसमें आ रही है, डी इसमें आ रही है, डी इसमें आ रही है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। तो अब रह गया आपके पास ये ऑप्शन। अब इसमें से देखो यहाँ पर कह रहा है कि x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो इसका मतलब x z से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है कि x z से बड़ा है, तो ये वाले जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो सी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो यही हमारा आंसर है और कुछ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही बाकी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं पूरा, वैसे तो आंसर हो गया है, ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि जो एक्स वाई है इसकी रेशो ये है, वाई जेड की रेशो ये है, तो एक्स जेड की रेशो बताओ। तो इसमें आपको वही करना है, ठीक है, एक्स अपॉन वाई, आपको एक्स जेड की रेशो निकालनी है। तो एक्स जेड इसके बराबर हो गया एक्स अपॉन वाई इंटू में वाई अपॉन जेड। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू ये हो गई और वाई अपॉन जेड की ये आ गई। तो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 26, 9 अपॉन 26 है, मतलब वो ठीक है। यहाँ पर ए बी की रेशो 3:2 है, तो यहाँ पर देखो कि इसका सम इसके बराबर आ रहा है, तो ए की जगह जहाँ जहाँ ए है वहाँ 3 पुट करते जाओ, बी की जगह 2 पुट करते जाओ, तो 3 और 2 5, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 और 5, तो एलसीएम करोगे 5 आएगा, 25 और 1 26, तो 26/5 आएगा, वहाँ पर 5/26 है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, तो वो वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। बी देखो इसमें आ भी नहीं रहा। और ये तो सिंपल ही है कि अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हो, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा, 9 1 जा 9, 1 बचेगा, 13 हुआ, फिर 9 1 जा 9 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। यहाँ पर 9 1 जा 9, 14 में से 9 गए 5, 56 हो गया, 9 6 54, बचेंगे 2, तो यहाँ से रिमाइंडर आपके पास 4 और 2 6 आ रहा है। और 6 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो ये भी ई भी हमारा ठीक है, यानी यही आपके 3 ठीक निकल रहे थे। कौन कौन सा, ए डी और ई, यही आपका आंसर आ गया। अगर पूरा सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो, वरना कोशिश करना है कि आपको जितना कम टाइम में आप इसको पूरा सॉल्व करो वो बेटर है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, साथ ही इनकी ट्रिक्स भी समझ में आई होंगी, कैसे आप जल्दी से जल्दी इनको कर सकते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।